दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करके विंडोज 7 को कैसे चढ़ाना है वो चीज़ हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग विंडोज 10 को चढ़ाना सीखेंगे, यानी फॉर्मेट करके आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 10 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी जेन्युइन वाला यानी कि ओरिजिनल वाला। एक होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल वाला को जेन्युइन वाला बोलते हैं और डुप्लीकेट वाला को पायरेटेड या पायरेट विंडोज बोलते हैं। तो सबसे पहले तो समरी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ओरिजिनल वाला माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज़ को डाउनलोड करना सीखेंगे। उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद बूटेबल बनाना है। तो बूटेबल बनाने के लिए क्या क्या टूल्स वगैरह चाहिए वो सारा चीज़ हम लोग करेंगे। उसके बाद बूटेबल बनाने के बाद में जब हम लोग उसको बूट करवाते हैं तो बूट करवाते टाइम एक बूट की का ज़रूरत पड़ता है, तो उसको भी हम लोग कैसे खोजेंगे। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के समय में जितना भी सारा सेटिंग्स करना होता है उन सारी सेटिंग्स को करते हुए इंस्टॉलेशन को पूरा करेंगे। और उसके बाद जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा यानी फॉर्मेट का सारा प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगा, तब बहुत सारी चीज़ें सेटिंग्स करनी होती हैं, जैसे कि रेजोल्यूशन का सेटिंग्स करना हुआ और दिस पीसी या बाकी और भी कुछ आइकन्स को लाना पड़ता है, उन सारी सेटिंग्स को हम लोग करेंगे। आप चाहे किसी भी विंडोज़ को चढ़ा रहे हैं या किसी भी विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होता है सब लगभग सेम ही होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पीसी फॉर्मेट से रिलेटेड आपको अगर चीज़ें सीखनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्मेट करने से पहले हम लोगों के पास क्या क्या जुगाड़ रेडी रहना चाहिए पहले से, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहला तो आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं फॉर्मेट करके, वो वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज़ 10 का सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास होना चाहिए। तो उसको हम लोग किस तरह से डाउनलोड करेंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ सेकंड चीज़ आपको चाहिए होगा एक पेन ड्राइव, जिसमें हम लोग बूटेबल बनाएंगे। तो बूटेबल बनाने के लिए हम लोगों को एक पेन ड्राइव चाहिए होगा, जो कि कम से कम 8 GB का तो होना ही चाहिए, क्योंकि विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर रहता है वही कम से कम 5 से 7 GB का तो रहता है। तो हमारे पेन ड्राइव का जो स्टोरेज साइज है इसीलिए ज़्यादा होना चाहिए। तो कम से कम हम लोगों के पास 8 GB का पेन ड्राइव तो होना चाहिए। तीसरा चीज़, हम लोगों को विंडोज़ 10 का जो सॉफ्टवेयर है उसको बूटेबल बनाने के लिए और एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, जिसको बोला जाता है पावर आईएसओ या फिर रूफस। जिसमें से बूटेबल बनाने के लिए जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है वो रूफस होता है, उसके बाद पावर आईएसओ होता है। तो इन सारे सॉफ्टवेयर को चलिए हम लोग फटाफट डाउनलोड करके एक जगह स्टोर कर लेते हैं। विंडो 10 को डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर कैपेबिलिटी को चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग विंडोज 10 का वर्जन को डाउनलोड करेंगे। क्योंकि विंडोज 10 में भी 2 बिट होता है, एक होता है 32 बिट और एक होता है 64 बिट। तो अगर हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर काफ़ी वीक है, उसके बावजूद भी हमने हायर बिट को इंस्टॉल कर दिया, तब हमारा पीसी काफ़ी स्लो वर्क करेगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले तो हार्डवेयर चेक करेंगे। तो हार्डवेयर में हम लोग क्या चेक करेंगे, हार्डवेयर में हम लोगों को केवल मात्र एक चीज़ चेक करना है, वो है रैम। रैम अगर हमारा 4 GB से नीचे है यानी 4 GB से कम है, तब हमें क्या करना है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। अगर हमारा रैम 4 GB तक है या 4 GB है या उससे ज़्यादा है, तब हम लोग 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इससे हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए ओरिजिनल विंडोज 10 को माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमें इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि अगर हम लोग जहाँ तहाँ से किसी भी वेबसाइट से विंडोज 10 को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो साथ में वायरसेस वगैरह भी आ जाता है, तो काफ़ी खतरा हो जाता है हमारे प्राइवेसी को। तो इसीलिए हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसी से किसी भी विंडोज़ को डाउनलोड करना चाहिए। ऑफिशियल विंडोज 10 के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 डाउनलोड। एंटर बटन प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपका इस तरह से सबसे टॉप में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद अपडेट के ठीक नीचे यहाँ पे डाउनलोड टूल नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका मीडिया क्रिएशन टूल का सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड होगा, जिसको ओपन यहाँ से कर लेना है और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर में राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको कर लेना है और येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसपे आपको सेकंड नंबर पे टिक रहना चाहिए। सेकंड नंबर पे टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जहाँ पे 64 बिट डिफॉल्ट रूप से सेलेक्टेड रहेगा, तो उसको आपको 32 बिट को भी डाउनलोड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टिक वाला जो ऑप्शन है इसको अनटिक कर लेना है, तब आपका यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा।
तो उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना चाहिए या फिर 64 बिट। तो अगर आपका रैम 4 GB से कम है तब आपको 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर का रैम 4 GB है या फिर 4 GB से ज़्यादा है तो आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होगा। आप चाहे तो बोथ पे सेलेक्ट करके भी नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका 64 बिट और 32 बिट दोनों डाउनलोड होगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हम लोग अपने कंप्यूटर का रैम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितना GB का रैम लगा हुआ है। अपने कंप्यूटर का रैम चेक करना काफी आसान है। उसके लिए आपको दिस पीसी या कंप्यूटर वाले आइकन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कितना GB का रैम लगा हुआ है। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको दिस पीसी को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को ओपन करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रैम कितना GB का है। यहाँ पे आपको अपना इंटरनेट डेटा प्लान ध्यान रखना है कि आप एक बार में कितना GB तक डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसको वन टाइम में एक ही बार में डाउनलोड करना होता है। बीच में अगर हमारा रुका या पॉज हुआ या कुछ हमने बीच में रोक दिया तो ऐसे में ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो जाएगा। करप्ट होने पे ये बूटेबल नहीं बन पाएगा और फॉर्मेट का काम भी हो नहीं पाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि आप सिंगल ही डाउनलोड कीजिए। अपने कंप्यूटर के रैम के अकॉर्डिंग आपको सिंगल ही डाउनलोड करना चाहिए। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको कितना डेटा खर्च होने वाला है। मैंने क्योंकि सभी को डाउनलोड किया हुआ है तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो ये आपको 3.27 GB का कंप्लीट पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपका 4.5 GB का होता है। अगर आप बोथ सेलेक्ट करके डाउनलोड करते हैं तो 7.86 यानी कि 8 GB लगभग का सॉफ्टवेयर का साइज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि आपका इंटरनेट का डेटा प्लान कितना है, उसी अनुसार से आप यहाँ पे एक ही बार में डाउनलोड कीजिए। तो उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे बोथ सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान देने वाला बात यह है कि आप अपने पेन ड्राइव में डायरेक्ट बूटेबल बनाना चाहते हैं या फिर आप इस विंडोज़ 10 के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में स्टोर रखना चाहते हैं। तो दोनों में फ़र्क बस इतना है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को इंसर्ट करके रखा हुआ है तो उसके बाद आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट आपका पेन ड्राइव में स्टोर होना चालू हो जाएगा और डायरेक्ट आपके पेन ड्राइव को ये बूटेबल बना देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा एक स्टेप बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट भी इसका ये है, अगर इनकेस फ्यूचर में हमारा पेन ड्राइव फॉर्मेट हमने कर दिया या किसी तरीके से उसका सॉफ्टवेयर वगैरह क्रैश हो गया तो ऐसे में विंडोज़ 10 का जो सॉफ्टवेयर है जो पेन ड्राइव में हमारा बूटेबल बना हुआ है वो हमारा फिर से हमें डाउनलोड करके फिर से बूटेबल बनाना होगा। तो डाउनलोड करने में फिर से हमारा डेटा खर्च होगा। वही बात करें अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन की तो इससे क्या होगा कि सेकेंड ऑप्शन वाले से कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। उसके बाद हम लोग इस सॉफ्टवेयर को बूटेबल बनाएंगे। भले एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा कि सॉफ्टवेयर को पहले हम लोगों ने डाउनलोड किया उसके बाद इसको हम लोग बूटेबल बना रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन से क्या होगा कि हमारा एटलीस्ट कम से कम हमारा सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। तो अगर हमने इस सेकंड वाले ऑप्शन से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर का बूटेबल भी हमने बना लिया, ऐसे कंडीशन में अगर हमारा फ्यूचर में इनकेस पेन ड्राइव करप्ट भी हो जाता है या हमने किसी तरह से फॉर्मेट उसको कर दिया तो हम लोग फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में हमने विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके स्टोर करके रखा है। तो ये फायदा हो जाता है सेकंड वाले आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करने का। तो चलिए हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर में ही स्टोर रहे, जिसको हम लोग बार बार चाहे तो बूटेबल बना सकते हैं बाद में। तो ये आपको यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो आप चाहे तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्टिकुलर किसी ड्राइव के लोकेशन को सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। आपको यहाँ पे 0 से 100% का यहाँ काउंटडाउन दिखाएगा। यहाँ पे 0 से 100% कंप्लीट होने पे हमारा जो विंडोज़ 10 का ओरिजिनल वाला सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओरिजिनल विंडोज़ को
माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग इस डाउनलोड किए हुए सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में लोड करेंगे। लोड करने के लिए हमें इसको बूट करवाना होगा। बूट करने के लायक इसको यानी कि एबल इसको बनाना होगा, यानी कि बूटेबल बनाना होगा। ऐसे तो बूटेबल बनाने के लिए कई सारे अलग अलग तरीके हैं, कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी विंडोज का बूटेबल बना सकते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो को काफी ईजी और सरल रखने का कोशिश करेंगे, जिस कारण से हम लोग इस वीडियो में रूफस वाले सॉफ्टवेयर की मदद से विंडोज 10 के सॉफ्टवेयर को बूटेबल बनाएंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि किस तरह से इसका बूटेबल बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी करना होगा, तो किस तरह से हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं पहले उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग रूफस सॉफ्टवेयर को फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। तो रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कोई एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो रूफस का लेटेस्ट वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको 3.8 वाला वर्जन डाउनलोड करना है। 3.8 वाला वर्जन इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि लेटेस्ट वाला जो सॉफ्टवेयर है रूफस का, उससे कभी कभी बूटेबल बनने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर आपको करता हूं कि रूफस का जो 3.8 वाला वर्जन है उसको आप डाउनलोड कीजिए, तो आपका कभी फेल नहीं होगा। तो रूफस 3.8 वाला वर्जन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है रूफस ऑल वर्जन। आपको एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आप सबसे ऊपर में जो वेबसाइट देख रहे हैं उसको आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ढेरों रूफस का सभी वर्जन देखने को मिलेगा, जिस पे आपको 3.8 वाला वर्जन को चूज करना है। तो नीचे आपको आ जाना है। नीचे आप देख सकते हैं 3.8 वाला जो वर्जन है ये, इस पे आपको गौर करना है कि पोर्टेबल वाला वर्जन भी है और ARM वाला वर्जन भी है 3.8 में ही। ढेरों वर्जन है 3.8 में। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में जो 3.8 वाला जो वर्जन है टॉप में, जो सिंपल इस तरह से है, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो उसको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपका जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में इसको आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में सबसे पहले तो कट करके पेस्ट कर लेना है, ताकि आपका काम इजी हो सके। यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है ताकि आपका एक जगह रहेगा तो आपको आसानी होगा। इसी प्रकार आपका जो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उसको भी आप एक जगह कर लीजिए। इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ। इस तरह से आपको रूफस वाले सॉफ्टवेयर को, उसके बाद विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उसको एक जगह स्टोर कर लीजिए, ताकि आपका काम इजी हो सके, इजी तरीके से आप चीज़ों को कर सकें। तो चलिए अब हम लोग इस विंडोज़ 10 के सॉफ्टवेयर को इस रूफस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बनाते हैं। तो पेन ड्राइव को सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से रूफस के ऊपर में राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके रूफस को ओपन कर लीजिए, यस करके। तो ये आप देख सकते हैं कि 32 GB का पेन ड्राइव यहाँ शो करने लगा। पेन ड्राइव को पहले इंसर्ट कर लीजिए, उसके बाद रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा। तो रूफस सॉफ्टवेयर ऑन करने के बाद हमारा ये पेन ड्राइव ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो हमने विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इस सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं और ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमारा यहाँ पे विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर है। इसको आपको एक बार क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेना है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का पार्टीशन, उसके बाद आपके कंप्यूटर का फाइल सिस्टम, ये दो चीज़ आपको पता कर लेना है। तो वो चीज़ आप पता कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिस पीसी को ओपन कर लेना है। उसके बाद सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके इसको प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका NTFS है कि FAT32 यहाँ पे शो करने लगेगा। तो मेरे केस में NTFS है, तो इसको मुझे याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिस पीसी या कंप्यूटर में राइट क्लिक करके आपको मैनेज पे आ जाना है। अगर आपका विंडोज़ 11 है तो यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन होगा मोर का, उस पर क्लिक करके आपका मैनेज ऑप्शन आएगा। तो मैनेज ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाना है। डिस्क मैनेजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ पे डिस्क 0 का जो ऑप्शन होगा उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद इसके ऊपर में माउस का कर्सर रखते हुए ही यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम टैब देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपका GPT या MBR का पता चल जाएगा। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं कि जो मेरा हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन स्टाइल है वो GPT है। आपके केस में ये MBR भी हो सकता है, तो इस चीज को आप गौर कर लीजिएगा। तो अब ये पता चल गया हमारा पार्टीशन स्टाइल और फाइल सिस्टम, तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा GPT सेलेक्ट है। चलिए ठीक है।
अगर आपका MBR है तो MBR को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फाइल सिस्टम था वो हमारा NTFS था, तो NTFS को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ आपको ये पूछ रहा है कि आपके पेन ड्राइव में जो डेटा है उसको ये फॉर्मेट कर देगा, तो आपके पेन ड्राइव फॉर्मेट होने पर ये पेन ड्राइव का डेटा आपका खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ठीक है, ये पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहता है तो ओके हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद आपका इस तरह से आपके पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनना चालू हो जाएगा। यहाँ से जब ग्रीन लकीर यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो ये हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगा कम्प्लीटली। बूटेबल 100% कंप्लीट होने के बाद में हमें इस तरह से सिक्योर बूट का नोटिस देखने को कभी कभी मिलता है, जहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि हमें सिक्योर बूट को डिजेबल रखना पड़ेगा। यानी कि हम लोग जब बायोस मोड में रूट को चेंज करेंगे तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बायोस मोड का जो सिक्योर बूट है उसको हमें डिजेबल करके रखना होगा, तब जा करके हमारा विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग फॉर्मेट करके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पेन ड्राइव का जो बूटेबल हमने बनाया है वो प्रॉपर तरीके से बना भी है कि नहीं। तो बूटेबल प्रॉपर तरीके से बना है कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोगों को दिस पीसी पे या कंप्यूटर में क्लिक करके यहाँ पे पेन ड्राइव को देखना है, पेन ड्राइव को ओपन करना है और ये आप देख सकते हैं इस तरह से लोगो बना हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये बूटेबल बन गया है। और इसको और पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए और हमारा यहाँ पर भी लोगो आना चाहिए, जो कि फिलहाल ये नहीं दिखा रहा है। तो आपको पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना पड़ेगा। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद आपको दिस पीसी पे क्लिक करके अपने पेन ड्राइव का लोगो चेक कर लेना है कि इस तरह से लोगो बना हुआ आ रहा है कि नहीं। अगर आपका लोगो बना हुआ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पेन ड्राइव बूटेबल नहीं बना है। अगर आपका इस तरह से लोगो शो कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। तो विंडोज 10 के सॉफ्टवेयर का बूटेबल तो हमने इस पेन ड्राइव में बना लिया है। अब हम लोग इस बूटेबल बने हुए पेन ड्राइव को फिर से अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इस पेन ड्राइव में जो बूटेबल बना हुआ सॉफ्टवेयर है विंडोज 10 का उसको अपने कंप्यूटर में लोड करेंगे और उसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर की कुछ सेटिंग्स में फेरबदल करना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग चला रहे हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन होता है। यानी कि जो भी कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो क्या करता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पहले वो ऑन करता है। तो कंप्यूटर की सेटिंग्स में फेरबदल करके हम लोगों को ये चेंज करना होगा कि पहले से जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो उसे ऑन ना करके हमारे पेन ड्राइव में बूटेबल बने हुए सॉफ्टवेयर को ऑन करें। उसके लिए हम लोगों को बूट सेटिंग्स को चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर का बायोस सेटिंग्स में जाना होगा। तो बायोस मोड को ही सिमो सेटअप या बायोस सेटअप भी बोला जाता है। तो बायोस सेटअप में घुसने के लिए हम लोगों को एक की का जरूरत पड़ता है जिसको कंप्यूटर का बूट की या बायोस की बोला जाता है। तो वो बायोस की सबसे पहले तो हम लोगों को खोजना होगा अपने कंप्यूटर का, क्योंकि हर लैपटॉप या कंप्यूटर के कंपनी के अनुसार, चाहे एसर का हो, डेल का हो, लेनोवो का हो, एचपी का हो, चाहे जो भी अलग अलग कंप्यूटर की ब्रांड के अनुसार हर कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर बोले चाहे लैपटॉप कंप्यूटर, हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग बूट की या बायोस की होता है। तो बायोस मोड की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर का बूट की खोजना होगा, तब जाकर के हम लोग अपने कंप्यूटर का बायोस मोड में घुस सकते हैं या कंप्यूटर का बायोस मोड ओपन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो बायोस मोड होता है उसमें जाने के लिए सबसे जरूरी चीज यही होता है कि हम लोगों को अपना कंप्यूटर का बूट की पता होना चाहिए। तो हम लोग अपने कंप्यूटर का बूट की बहुत ही ईजी तरीके से पता कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर का बूट की आप कैसे खोज सकते हैं उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो तो बनाया हुआ है, लेकिन आज हम लोग फिर से इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर का बूट की खोज सकते हैं। तो चलिए फटाफट अपने कंप्यूटर का बूट की खोजना सीखते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर के अपने अपने कंपनी के नाम के अनुसार सबका बूट की अलग होता है। तो जैसे कि अगर हम लोग HP लैपटॉप का खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं HP बूट मेनू की। इस तरह से हम लोग सर्च मार लेते हैं यहाँ पे एंटर मार के। उसके बाद आप देख सकते हैं कि HP का जो लैपटॉप है उसका बूट की एस्केप बटन प्रेस करने के लिए बोला जा रहा है और नहीं तो F9 एक सजेस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया कि HP कंपनी का बूट मेन्यू की जो होता है वो एस्केप बटन होता है, नहीं तो F9 बटन होता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग टाइप करते हैं लेनोवो हमने यहाँ पे टाइप किया और सर्च मारते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेनोवो कंपनी का अगर लैपटॉप है तो उस पे बायोस मोड में जाने का जो बूट की होता है वो F12 होता है, या फिर आप
F9 के साथ F12 को प्रेस करके भी बूट मेन्यू या बायोस में इंटर कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ डेल कंपनी का भी देख लेते हैं। तो डेल कंपनी को यहाँ पे सर्च मार लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेल कंपनी का जो लैपटॉप होता है उसका बूट मेन्यू का जो की होता है वो F12 होता है। इस प्रकार से हम लोग अपने लैपटॉप की कंपनी के नाम को यहाँ पे टाइप करके सर्च मार सकते हैं कि हमारा बूट मेन्यू की कौन सा है। तो इस प्रकार आप अपने अपने लैपटॉप के कंपनी के अनुसार अपना बूट की खोज सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में हम लोग इसको कैसे खोजते हैं। तो अगर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग आपको खोजना होगा। अपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड को चेक करना होगा कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है, यानी कि कौन से कंपनी का मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको विंडो और आर बटन को एक साथ प्रेस करना है। विंडो और आर बटन को प्रेस करने पर आपको यहाँ पे टाइप करना है DXDIAG। DXDIAG अगर आप टाइप करते हैं उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं तो आपको आपके कंप्यूटर का सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका कौन से कंपनी का मदरबोर्ड है। तो उस मदरबोर्ड के अनुसार आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च मार लेता हूँ गीगाबाइट। यहाँ आप देख सकते हैं गीगाबाइट हमने सर्च किया तो गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड का बूट की होता है वो F12 होता है। उसी प्रकार हम लोग MSI मदरबोर्ड के बारे में चेक कर लेते हैं। तो MSI का अगर हमने यहाँ पे सर्च मारा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि F11 सजेस्ट कर रहा है की। तो इस प्रकार आप डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर किसी का भी बूट मेन्यू की अपना खोज सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बूट मेन्यू को कैसे खोजना है, अपना अपना बूट की आप कैसे खोज सकते हैं, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने अपने कंप्यूटर का बायोस सेटअप या सिमो सेटअप ऑन किया हुआ है। इस मोड में ही हम लोग सारी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। तो हम लोग अपने बूट की या बायोस की मदद से इस बायोस सेटअप में किस तरह से एंटर करते हैं, किस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर में बायोस मोड लाते हैं, वो वाला प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है। तो चलिए उस प्रोसेस को पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो बूटेबल बना हुआ पेन ड्राइव है उसको आप सबसे पहले अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के पीछे साइड वाला जो पोर्ट है उसमें इंसर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीछे साइड वाला जो पोर्ट होता है डायरेक्टली मदरबोर्ड से अटैच होता है, जो कि बूट करवाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए आप पीछे साइड में इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपका स्क्रीन ऑफ हो, डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ होते साथ आपको अपना बूट की प्रेस करना है, वो भी लगातार जिस तरह से मैं प्रेस कर रहा हूँ अपना लगातार आपको बूट की प्रेस करना है। तो आप सिमो सेटअप या बायो सेटअप में एंटर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अपने लैपटॉप कंप्यूटर में हम लोग बायोस मोड कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को पेन ड्राइव, बूटेबल बना हुआ पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेना है अपने लैपटॉप के किसी भी पोर्ट में। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। और कंप्यूटर को रीस्टार्ट जैसे ही हम लोग करेंगे तो स्क्रीन ऑफ होते साथ में ही हम लोगों को अपना बूट की प्रेस करना है, वो भी लगातार। तो मेरे केस में मैं एस्केप बटन बूट की प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो जब तक हमारा बायोस मोड ना आ जाए तब तक हमें बूट की को प्रेस करते रहना है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा लगातार बूट की प्रेस करने पर हमारा बायोस सेटअप या बूट मेन्यू जो ऑप्शन है वो खुल चुका है। यहाँ पे इस बायोस सेटअप में 2-3 चेंजेस हमें करने होंगे, जिसमें से सबसे पहला चेंजेस ये है कि हम लोगों को बूट ऑर्डर चेंज करना होगा। जो पहले से डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है कि हार्ड डिस्क से बूट होता है, उसको हम लोगों को चेंज करके पेन ड्राइव से बूट करवाना होगा। दूसरा सेटिंग हमें ये चेंज करना होगा कि हमारे कंप्यूटर का सिक्योर बूट हमें अगर हमारे बायोस मोड में है तो उसको डिसेबल करना होगा। और तीसरा सेटिंग हमें अपने बूट सेटिंग्स को इनेबल या फिर ऑन करके रखना होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सेटिंग्स को चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर में देख लेते हैं कि हमें बायोस सेटिंग में किस तरह से चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। और कंप्यूटर को जैसे ही हम लोग यहाँ से रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने के दौरान में जैसे हमारा स्क्रीन ऑफ होता है उसी वक्त हमें अपना बूट की प्रेस करना है। तो ये हमारा स्क्रीन ऑफ हो गया। मैं यहाँ पे जल्दी अपना बूट की प्रेस कर रहा हूँ। तो ये हमारा बायोस सेटअप में आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो माउस है बिल्कुल वर्क नहीं करेगा इस बायोस सेटअप पे। तो हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड का जो नेविगेशन बटन है उसका हमें इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम लोग राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं तो ये नेक्स्ट टैब पे स्विच होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करते हैं तो ये लेफ्ट वाला टैब में स्विच होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
नीचे आ जाते हैं डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए। नीचे यहाँ पे आने के बाद में सिक्योर बूट का जो ऑप्शन है इस पर सबसे पहले तो इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। इंटर बटन जैसे ही आप करते हैं सिक्योर बूट में आने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिक्योर बूट इनेबल किया हुआ है, इसको हमें डिसेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक बार आपको इंटर बटन प्रेस करना होगा। इंटर बटन प्रेस करने पर आपको यहाँ डिसेबल और इनेबल का दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अप एरो का इस्तेमाल करते हुए डिसेबल को चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सिक्योर बूट जो कि पहले इनेबल था अब डिसेबल हो गया है। अब हमें यहाँ से बैक आने के लिए एस्केप बटन का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ कॉर्नर पे एस्केप बटन को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो ये हमारा फिर से उसी इंटरफेस में आ गया है। अब हम लोग राइट एरो का इस्तेमाल करते हुए फिर से नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देख सकते हैं कि हमारा पहले नंबर में बूट ऑर्डर हार्ड डिस्क सेलेक्टेड है। इसको हमें सबसे पहले तो इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे आ जाना है। इंटर बटन में जैसे हम लोग प्रेस करते हैं यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डिफॉल्ट रूप से हार्ड डिस्क सेलेक्टेड है, जो कि हमें पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए हमें डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए क्या करना होगा कि नीचे जो सोनी स्टोरेज का ये पेन ड्राइव का शो कर रहा है उसको हमें यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करके एक बार सेलेक्ट करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे हार्ड डिस्क सेलेक्टेड था, अब ये बूट ऑप्शन 1 में पेन ड्राइव सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बूट ऑप्शन है ये हमारा डिसेबल है, इसको हमें इंटर मार्क करके यहाँ पे क्या करना होगा कि इनेबल करना होगा। तो डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आपको इनेबल में एक बार सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा बूट ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। अब हमने जितना सेटिंग करना था उन सारी सेटिंग्स को यहाँ पे कर दिया है। अब हमें इन सारी सेटिंग्स को सेव भी करना होगा। तो इन सारी सेटिंग्स को सेव करने के लिए यहाँ आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि F4 दिया हुआ सेव करने के लिए। तो हम लोग फंक्शन की का यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं और ये पे डिफॉल्ट रूप से सिलेक्टेड है, तो हमें बस इंटर बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे ही हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं तो अब ये हमारा पेन ड्राइव से बूट लेना चालू कर देगा। तो चलिए इसी चीज को मैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको करके दिखाता हूँ। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप दोनों का प्रोसेस सेम होने वाला है। तो यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेता हूँ और जैसे हमारा स्क्रीन ऑफ होता है उसी समय हमें अपना बायोस का की को प्रेस करना होगा जल्दी जल्दी। तो मेरे केस में मेरा जो बायोस की है यानी कि जो बूट की है वो डिलीट बटन है। तो मैं इस डिलीट बटन को तुरंत इस तरह से लगातार प्रेस करता हूँ और जब तक हमारा बायोस मोड आ ना जाए तब तक हमें इसी तरह लगातार अपने बूट की को प्रेस करते रहना है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा बायोस सेटअप आ चुका है। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे इस बायोस सेटअप में हमारा माउस बिल्कुल वर्क नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोगों को अपने कीबोर्ड का एरो बटन का इस्तेमाल करते हुए बायोस सेटिंग्स को करना है। और बायोस मोड का इंटरफेस अगर आपका इस तरह से शो करता है तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे सिक्योर बूट को डिसेबल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बूट ऑप्शन जो है उसको भी इनेबल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही हमें देखने को मिलते हैं। तो उन सारे सेटिंग्स को हम लोग कैसे करते हैं चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमें डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड ऑप्शन पे आना है एडवांस बायोस फीचर्स में। यहाँ पे हम लोगों को इंटर बटन प्रेस करके आ जाना है। उसी प्रकार डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए हमें हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी में आकर इंटर बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे हार्ड डिस्क सेलेक्टेड है जो कि चेंज करना होगा। तो डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए हमें सबसे पहले तो अपने पेन ड्राइव को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। मेरे केस में आप सोनी का ये स्टोरेज देख सकते हैं, सोनी स्टोरेज करके लिखा हुआ है। तो डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें प्लस बटन को एक बार प्रेस करना है न्यूमेरिक के का, उसके बाद ये पहले नंबर पे सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एस्केप बटन से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें फिर से डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने पे यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस का जो ऑप्शन है वो हार्ड डिस्क सेलेक्टेड है, इसको हमें इंटर मार्क करके यहाँ से चेंज करना होगा। जैसे हम लोग इसको इंटर करते हैं तो उसके बाद ये रिमूवेबल में इसको हमें सेट करना होगा। तो अप एरो का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को इसको रिमूवेबल में सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना होगा। बस हमें इतना ही सेटिंग्स चेंज करना था। अब हमें इन सारी सेटिंग्स को जो हमने चेंज किया है उसको हम लोग सेव भी करेंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं F10 से सेव का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो F10 जो फंक्शन की है उसका हम लोग प्रेस करते हुए इन सारी सेटिंग्स को सेव करेंगे। तो चलिए मैं F10 को प्रेस करके यहाँ पे सारी सेटिंग्स को सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। अब ये हमारा बूटेबल बना हुआ पेन ड्राइव से बूट लेना चालू कर देगा। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB करके लिखा हुआ है। तो हमें अपने कीबोर्ड का कोई भी एक की प्रेस करना है, तो लगातार इस तरह से प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ ब्लिंक सा यहाँ पे कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा पेन ड्राइव से बूट लेना चालू हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो वेट करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपने माउस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप Alt N का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि N के नीचे अंडरलाइन या डॉट दिया हुआ है।
उसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं आई के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो आप अल्ट आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो माउस से क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब आपको इस तरह से देखने को मिले जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारा तो कोई प्रोडक्ट की है नहीं अभी फिलहाल, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो आपको भी यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की को सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज 10 का जो एडिशन है ढेरों एडिशन है, जिसमें से हम लोगों को कौन सा एडिशन को करना चाहिए इस पे भी हम लोग गौर कर लेते हैं। तो यहाँ आपको विंडोज 10 का जो प्रो वाला एडिशन है इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको एग्रीमेंट देखने को मिलेगा जिसको हम लोगों को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, टिक करके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको अपग्रेड और कस्टम का 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पे कस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो कस्टम ऑप्शन को जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो हमारा ड्राइव का पार्टीशन इस तरह से शो करता है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में पार्टीशन 1 में सिस्टम रिजर्व किया हुआ है, जो कि कंप्यूटर अपने यूज के लिए कुछ MB रिजर्व कर लेता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पार्टीशन 2 जो होता है वो C ड्राइव होता है, जिसको हमें फॉर्मेट यहाँ से कर लेना है। तो C ड्राइव को सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा C ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। जो पहले से हमारा C ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वो फॉर्मेट हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग बारी बारी से सभी ड्राइव को सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका किसी भी ड्राइव में कोई भी डेटा पड़ा हुआ है तो वो फॉर्मेट करने पे डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप अपने कंप्यूटर को फुल्ली फॉर्मेट करना चाहते हैं तो प्रत्येक ड्राइव को सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट करना होगा। नहीं तो हम लोग अगर केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें केवल C ड्राइव को, यानी कि पार्टीशन 2 को, जो सिस्टम रिजर्व के ठीक नीचे वाला जो पार्टीशन होता है वो C ड्राइव होता है, तो उसी को हमें सेलेक्ट करके फॉर्मेट करना होगा। इससे हमारा जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में लोडेड है उसको वो फॉर्मेट करेगा। तो फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ओके बटन पे क्लिक करना है, और ध्यान रहे कि इस तरह से जब आप फॉर्मेट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितना भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो सारा भी फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपको फिर से उन सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, VLC प्लेयर हो गया, MS ऑफिस हो गया, जितना भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, चाहे वो टेली का सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, ये सारा सॉफ्टवेयर आपका अनइंस्टॉल और डिलीट हो जाएगा। जिस कारण से PC कंप्लीट फॉर्मेट होने के बाद आपको बारी बारी से सभी सॉफ्टवेयर को फिर से इंस्टॉल करना होगा। तो इस चीज से आप अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ही अपने PC को फॉर्मेट कीजिएगा, अदरवाइज अपने PC को फॉर्मेट बिल्कुल ना करें। तो ये चीज जानना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम रिजर्व के ठीक नीचे का जो पार्टीशन होता है वो C ड्राइव होता है, जिसको आपको फॉर्मेट करना है और उसी में अपने नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करना है। तो उसको हम लोग इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को सिंपली यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं आपको दूसरा कंडीशन भी बताता हूँ। जब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल नया होता है, हमारा हार्ड डिस्क में कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं रहता है, तो ये बिल्कुल खाली होता है, ये सारा ड्राइव आपको उस समय देखने को नहीं मिलेगा। तो उस समय पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से ड्राइव पार्टीशन क्रिएट करके इंस्टॉल किया जाता है वो भी यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बारी बारी से सभी ड्राइव को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप अगर अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का पार्टीशन कम ही रखना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से पार्टीशन को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट बटन पे प्रेस करके इसको डिलीट कर लेना होगा पार्टीशन को, तो ये पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग इस पार्टीशन को भी यहाँ से डिलीट बटन पे प्रेस करके ओके करके डिलीट कर लेते हैं, और इस पार्टीशन 2 को भी डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। और ये जो हमारा सिस्टम रिजर्व है इसको भी चलिए हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट बटन पे प्रेस करके ओके कर लेते हैं। तो जब हमारा हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल नया होता है, उस समय इस तरह से हमें शो करता है। तो जहाँ पे हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार इंस्टॉल करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनअलोकेटेड स्पेस शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा अब हार्ड डिस्क में बिल्कुल कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं किया हुआ है। जब पहली बार हम लोग अपने हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो इसी प्रकार शो करता है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो हम लोगों को अपने पार्टीशन को क्रिएट कर लेना होगा। तो अनअलोकेटेड का जो है यहाँ पे शो कर रहा है, जिसका मतलब कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो पार्टीशन क्रिएट हमें करना है उसके लिए कम से कम हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितना GB का हम लोगों को पार्टीशन क्रिएट करना है।
तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए कम से कम 100 GB का हमें पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है, जिसपे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे अनअलोकेटेड को सेलेक्ट करके यहाँ से अगर हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा पुट करना होगा कि कितना GB का आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपको 100 GB जैसे पार्टीशन क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे 100 पहले इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3 0 एक्स्ट्रा पुट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करके ओके करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि अप्लाई ओके करने पर इस तरह से पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। और सिस्टम रिजर्व के ठीक नीचे का जो पार्टीशन है वो पार्टीशन 2 करके लिखा हुआ है, जो कि सी ड्राइव होता है। ध्यान रहे कि सी ड्राइव जो होता है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो सिस्टम रिजर्व लिखा हुआ रहता है उसके ठीक नीचे का जो पार्टीशन होता है वही सी ड्राइव होता है, जिसमें हम लोगों को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है सेलेक्ट करके। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 100 GB का पार्टीशन क्रिएट किया था, लेकिन भी यहाँ 97 पॉइंट कुछ GB शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि पूरा एक्यूरेट 100 GB का पार्टीशन क्रिएट नहीं हुआ है। तो चलिए मैं इसको डिलीट करके फिर से आपको पार्टीशन क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप एग्जैक्ट पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ कैलकुलेशन करना होगा। तो वो कैलकुलेशन आप किस तरह से कर सकते हैं उसको चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 10 24 इंटू हम लोगों को 100 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है, तो हम लोग 100 से यहाँ पे इंटू कर देंगे। तो जितना आएगा उस डेटा को हमें वहाँ पे पुट करना होगा, तब जाके हमारा एक्यूरेट 100 GB का पार्टीशन क्रिएट होगा। कभी कभी उसके बावजूद भी हमारा एक्यूरेट क्रिएट नहीं हो पाता है, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो ही जाता है। उसी प्रकार अगर आपको 150 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है तो 10 24 इंटू 150 कीजिएगा और जितना आएगा उसको आपको यहाँ पे पुट करना होगा। और अगर आपको 200 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है तो 10 24 से 200 को इंटू कर दीजिएगा। तो जितना GB का आपको पार्टीशन क्रिएट करना है उतना GB आपको इंटू करके निकाल लेना है और उसको पुट करना है यहाँ पे। तो हम लोगों को 100 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने 100 से इंटू करके ये डेटा निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग न्यू पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग इंटर कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को 100 GB का पार्टीशन क्रिएट करना होगा तो हमें इतना इंटर करना होगा। तो अगर आपको भी 100 GB का ही पार्टीशन क्रिएट करना है तो इतना आप डिजिट पुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अब हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 GB का एक्यूरेट पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब जो हमारा अनअलोकेटेड करके ये 831 GB का शो कर रहा है, उसको हम लोग 2 पार्टीशन और क्रिएट करेंगे। तो इसको हम लोग अगर 2 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एकदम बराबर भागों में ये बढ़ जाए, यानी कि 2 अलग अलग बराबर पार्टीशन क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आपको पहले इसका हाफ निकाल लेना होगा। यानी कि 831 GB है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 831 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा यहाँ पे 415 आ रहा है, जिसका मतलब है कि हम लोग 415 करके 2 बराबर पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 10 24 को 415 से इंटू कर लेते हैं, तब हमें कितना पुट करना होगा वो निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 24 इंटू 415 हमने किया तो इतना आ गया है। इसको चलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ से अप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 415 और 416 थोड़ा बहुत आगे पीछे फिर भी हो ही गया है, लेकिन नीचे का जो आप देख रहे हैं पार्टीशन ये अनअलोकेटेड है, जिसका मतलब है कि ये पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। ये पार्टीशन क्रिएट नहीं है। अनअलोकेटेड का मतलब है कि ये पार्टीशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ये क्रिएट नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने पे ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। आपको जितना GB का पार्टीशन चाहिए उतना GB का आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया पार्टीशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने पार्टीशन में अपने नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सी ड्राइव होता है, सिस्टम रिजर्व के ठीक नीचे वाला जो पार्टीशन सी ड्राइव होता है, उसी को आपको सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, जिससे हमारा सी ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो इस तरह से हम लोग सी ड्राइव को सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हमने अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बनाया हुआ है, वो हमारे बूटेबल बने हुए पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में स्टोर होना चालू हो चुका है। तो ये बारी बारी से जब सारा फाइल इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक जो आप देख रहे हैं, सारा ग्रीन टिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा।
अब इस तरह से जब आपका सारा फाइल इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद ग्रीन लकीर इस तरह से शो करता है, जिसका मतलब है कि आपका पेन ड्राइव का सारा काम खत्म हो चुका है। अब हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होने वाला है। जैसे ही हमारा रिस्टार्ट होगा तो हमें फिर से बायोस मोड में जाना होगा। तो उसके लिए हमें अपने बूट की को फिर से इसी तरह लगातार प्रेस करना होगा बायोस सेटअप में, जिस तरह से हम लोग घुसने के लिए करते हैं। और बायोस मोड में आने के बाद हम लोगों को फिर से अपने पेन ड्राइव का सेटिंग को फिर चेंज करना होगा, क्योंकि अब हमारा पेन ड्राइव का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो उसके लिए हम लोगों को डाउन एरो से नीचे आ जाना है, एडवांस बायोस फीचर्स में आ जाना है। उसके बाद सेकंड नंबर में हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी में आने के बाद में अपना हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लस बटन से इसको ऊपर कर लेना है, यानी फर्स्ट नंबर पे कर लेना है। अब हम लोगों को एस्केप से बैक आ जाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस को जो हमने रिमूवेबल में सेट किया था उसको हम लोग फिर से हार्ड डिस्क में सेट कर देंगे। अब हमें सारा सेटिंग सेव करने के लिए F10 बटन प्रेस करके एंटर बटन प्रेस कर देना होगा, ताकि हमारा जो बायोस सेटिंग है वो पहले जैसा हो जाए। अगर हम लोग बायोस सेटिंग को पहले जैसा था वैसा अगर नहीं करते हैं तो ये दोबारा पेन ड्राइव से ही बूट लेना चालू कर देगा, क्योंकि हमने फर्स्ट बूट ऑर्डर में पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया था। तो इसीलिए हम लोगों को बायोस सेटिंग को पहले जैसा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस सारी सेटिंग्स और सेटअप को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद इस तरह से रीजन सेलेक्ट करने का आता है, इसको मैं यूनाइटेड स्टेट में ही रहने देता हूँ। उसके बाद येस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपका इस तरह से कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया करके येस करता हूँ, आप चाहे तो दूसरा चीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको स्किप करना है। अब ये इंटरनेट कनेक्शन करने के ऑप्शन पे आ चुका है, जहाँ पे हम लोगों को बस आई डोंट हैव इंटरनेट करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इस तरह से। यहाँ पे हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्शन करना होगा। लेकिन हम लोग कुछ लिमिटेड सेटअप के साथ ही आगे बढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप का ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, उसको क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम टाइप करने का आ जाएगा। नाम टाइप करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेस के बिना ही टाइप करना है। आप चाहे तो नाम के बीच में अंडरस्कोर जैसा कुछ सिंबल देख करके भी नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जितनी भी सेटिंग्स आपको यहाँ नजर आ रही है सभी सेटिंग्स को मैं डिजेबल करने वाला हूँ, क्योंकि ये लोकेशन और कुछ प्राइवेसी सबको भी ट्रेस करने वाला कुछ सेटिंग्स है। तो इसको आपको सभी ऑप्शन को ऑफ रखना है, ताकि ये आपका लोकेशन वगैरह ट्रेस ना कर सके। तो उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये लगभग रेडी हो ही चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करना है, हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन खुद से अपीयर होना चालू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से डेस्कटॉप स्क्रीन आ चुका है, जिसका मतलब है कि हमारा पीसी अब कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ से हम लोग गेट स्टार्ट पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एज वाले ब्राउजर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिफॉल्ट रूप से दिया हुआ रहता है, तो ये सिक्योर और सेफ माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट सेटअप करके हम लोग क्लिक करते हैं और कंटिन्यू विदाउट साइन इन पे क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि रिसाइकिल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज का एक ब्राउजर शो कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर का आइकन को भी लाना है। तो उसके लिए हम लोगों को थीम ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन का एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिसको आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर के ऑप्शन पे टिक कर लेना है और साथ ही साथ कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे भी टिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देना है और इसको हमें क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दिस पीसी का आइकन शो करने लगा है। इसको आप मैनुअली सेलेक्ट करके ऊपर इस तरह से ला सकते हैं। अब हम लोग फिर से राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग पे आ जाते हैं और रेजुलेशन को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो रेजुलेशन है बस 2-3 रेजुलेशन ही सेटिंग करने का दिया हुआ है, क्योंकि हमारा अभी हमने इंटरनेट कनेक्शन नहीं किया है। और जैसे ही हम लोग इंटरनेट कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा रेजुलेशन ज़्यादा सेट करने का ऑप्शन आ जाता है। अभी फिलहाल कुछ लिमिटेड रेजुलेशन सेट करने का ही ऑप्शन हमें दे रहा है। तो जैसे ही हम लोग अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक्टिवेट भी हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रेजुलेशन का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा हमें देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि बड़ी ही आसानी से हम लोग कंप्यूटर को फॉर्मेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं वीडियो जरूर से बना दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने कंप्यूटर का ख्याल रखिए और अपना भी